हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीबी क्लब। तो ये है आपका सेट 3 क्यूपी कोड है आपका 3163। तो इसका देखो सॉल्यूशन, थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो आपके सेट 2 से इसमें डिफरेंट है। तो जो क्वेश्चन डिफरेंट है उसका सॉल्यूशन इसमें है, बाकी जो सेम क्वेश्चंस है वो आप जो सेट 2 का सॉल्यूशन दिया है वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो इसका देखो सबसे पहले सेक्शन ए पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया है सीक्यूज हमारे एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हमारा एक तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ब्रेक डाउन हो जाता है। सेकेंड हो जाएगा आपका पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे दोनों डिकम्पोज कब होते हैं, जब उनको हीट करते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, यानी कि उनको जब हम लोग हीट करते हैं तब वो डिकम्पोज होते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ सही होगा। तो फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखो, इसमें 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन दिए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन इसका असेंडिंग ऑर्डर बताना है पीएच का। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक, तो जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है वो जब हम सॉल्यूशन स्टेट में लाएंगे तो ये किसका मिक्सचर होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक, अब जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सॉल्यूशन में जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो पीएच हमारा कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन स्टेट में किस फॉर्म में होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से, यानी कि पीएच हमारा 1 या 2 होगा। ठीक, सोडियम कार्बोनेट, अब ये जब सॉल्यूशन स्टेट में होगा तो ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 के फॉर्म में होगा। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और H2CO3 वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, 13 या 14 के अराउंड होगा। हाईएस्ट पीएच किसका हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का, उससे कम पोटेशियम नाइट्रेट का और सबसे कम हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड का। तो आपका सेकेंड का डी ऑप्शन सही होगा, सी आपका ग्रेटर है सबसे ज्यादा और बी आपका सबसे लोएस्ट पीएच का होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है which one of the following metal is protected from corrosion by a layer of its own oxide। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करती है, एक ऑक्साइड की लेयर बनाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि फर्दर उसके कोरोजन को वो प्रोटेक्ट करती रहती है। फोर्थ है द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा पेल ग्रीन, क्योंकि आपका जो आयरन है वो कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो सोल्यूशन का कलर जो ब्लू है वो किसमें चेंज जाएगा, पेल ग्रीन में। फिफ्थ का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होमोलोगस सीरीज का पूछा गया है। तो होमोलोगस सीरीज में हर एक मेंबर में डिफरेंस कितना होता है, CH2। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इन तीनों से क्या है, मैच नहीं करा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 में पूछा गया है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर देखो वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों के फॉर्मूला में पता है। इसमें वॉशिंग सोडा क्या क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2। तो दोनों में क्रिस्टलाइज वाटर है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका 6 का आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक, 7 है आपका जूस ऑफ टैमरिन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो देखो टैमरिन जो होता है उसमें एक एसिड होता है, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 8th वाला है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, फर्स्ट then dry, then cell body, then axon, then nerve। 9th, यहाँ पर देखो एक tall pea plant है, tall pea plant with round seeds is crossed with a short pea plant with wrinkled seeds, the F1 generation will be। तो F1 जनरेशन में सारा जो करेक्टर शो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट का शो होता है। या हमारा डोमिनेंट करेक्टर क्या था, टॉल एंड राउंड सीड। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका, 100% tall with round slit। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इसका आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, ए ऑप्शन।
11th में पूछा गया है कि दैट इज नॉट एन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इन प्लांट, तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका स्टार्च। स्टार्च क्या है, प्लांट्स का फूड है, तो ये एक्सक्रीटेड नहीं है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन क्या है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। 12th में आपसे पूछा गया है जो गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है उसमें क्या क्या होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। 13 द कर्वेचर ऑफ आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई, तो डी होगा, इंक्रीज और डिक्रीज एट द केस में भी, क्योंकि बाकी लेंस की तो फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, लेकिन हमारा जो गॉड मेड ह्यूमन आई का लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ चेंजेबल है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 में आपका देखो यहाँ पर रे डायग्राम आपकी जो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर जाएगी, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। 15 में है, इसमें ऐसा ग्रुप बताना है जिसमें केवल आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, मिल्क पैकेट एंड एल्यूमिनियम कैन। 16 में यहाँ पर बताना है कि आपका जो दिया है कि जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उसकी एनर्जी 50 किलो जूल है, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल यानी कि फ्रॉग की, ठीक। अब आपको बताना है प्रोड्यूसर लेवल की, तो जो रूल है हमारा, प्रोड्यूसर से जब आगे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो हम यहाँ पर बैक करके निकालेंगे। अगर फ्रॉग की हमारी 50 किलो जूल है तो ग्रास हॉपर की कितनी हो जाएगी, 500 किलो जूल, ठीक, क्योंकि ग्रास हॉपर से फ्रॉग में कितनी जाएगी, उसकी 10%। अब ग्रास हॉपर की जब हमारी 500 किलो जूल आ जाएगी तो ग्रास की कितनी होगी, 5000 किलो जूल, क्योंकि जो ग्रास के पास होगी उसका केवल 10% ही ग्रास हॉपर के पास जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सेट 2 के हैं, तो आप सेट 2 का सोल्यूशन जाकर देख लीजिए। उसके बाद आता है आपका 21 क्वेश्चन, नेम अ मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, तो ये आपका गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, फ्री स्टेट में होता है। सेकेंड है इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, तो ये आप एल्यूमिनियम लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो उसका सॉल्ट, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताना है इनकी पोजीशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो देखो जो फ्री स्टेट में है वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हाइड्रोजन से नीचे, ठीक, तभी वो फ्री स्टेट में पॉसिबल है, और जो आपका कंपाउंड फॉर्म में वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, क्योंकि वो रिएक्टिव है तभी वो कंपाउंड फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इनकी पोजीशन लिख देनी है। जो आपका 22 क्वेश्चन है ये भी आपका सेट 2 का है। 23 क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो वहां पे इतना एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता है, डिस्पर्सन नहीं होता है वहां पर, तो जो हमें स्काई है वो क्या होता है, ब्लू की जगह में डार्क ही दिखता है, ब्लैक, ठीक। डेंजर सिग्नल रेड होते हैं क्योंकि रेड की क्या होती है, हाई वेवलेंथ होती है, लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं, तो इसलिए हमारे डेंजर सिग्नल रेड ही होते हैं। बी ऑप्शन ये आपका सॉल्यूशन 2 में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका 24, यहाँ पर बताया गया प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वॉरियस कैरेक्टर, तो देखो यहाँ पर जो हमारे जीन होते हैं वो क्या होता है, डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए हमारा क्रोमोसोम का पार्ट होता है, तो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो जैसे माना हमारे प्लांट्स में टॉलनेस का कैरेक्टर है तो इसके लिए टॉलनेस वाला जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जब प्लांट में टॉलनेस वाला जीन प्रेजेंट होगा तो वो क्या करता है, वहाँ की सेल्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करें, तो जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक, तो जो टॉलनेस होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर ये इसका मतलब है कि प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वॉरियस कैरेक्टर, क्योंकि हमारा जीन क्या है, प्रोटीन कंट्रोल करता है, उसी टाइप के प्रोटीन को बनाएगा जिस टाइप का कैरेक्टर के लिए वो स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन, तो ये भी आपका सॉरी सेट 2 का है, ठीक है। आपका 26 क्वेश्चन यहाँ पे बताना है राइट द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, तो देखो सनलाइट की जितनी भी एनर्जी आती है प्लांट्स उसका ओनली 1% ही यूज कर पाते हैं, ठीक, और उससे वो फूड बनाते हैं। उसके बाद जो एनर्जी प्लांट्स में स्टोर हुई वो एनर्जी जब आगे कंज्यूमर्स में जाएगी तो वो 10% जाएगी। जैसे
प्लांट को डियर ने खाया तो डियर के पास कितनी जाएगी एनर्जी, जितनी भी प्लांट्स की होगी उससे उसका 10%। डियर को लॉयन खाएगा तो जो डियर के पास एनर्जी होगी उसका 10% लॉयन के पास जाएगा। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, इससे पूछा गया है वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो इसकी रिएक्शन हमें दिखानी है, तो रिएक्शन आप देख के केमिकल इक्वेशन देख के इसमें क्या समझ में आता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और CO2 वाटर वेपर एंड एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो दैट रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। सेक्शन सी में देखो यहाँ पर आपको दिया है केमिकल प्रॉपर्टी बेकिंग सोडा में। तो इसके देखो यूजेस दे रखे हैं। पहला इसका यूज दिया है एंटी एसिड की तरह। तो एंटी एसिड की तरह क्यों यूज होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, बेसिक करेक्टर होता है। तो जब हमारा कोई भी जैसे बॉडी में एसिड प्रेजेंट है तो एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारा जो आपका बेकिंग सोडा है वो कैसे यूज हो रहा है, एंटी एसिड की तरह। तो इसमें यहाँ पे इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसका बेसिक करेक्टर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो देखो बेकिंग पाउडर में आपका बेकिंग सोडा प्लस आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। तो जब हम केक वगैरह बनाने के लिए डो बनाते हैं तो उसमें हम क्या मिक्स करते हैं, बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर वाटर से रिएक्शन करेगा, आपका वहाँ पे टार्ट्रिक एसिड भी प्रेजेंट है। तो इनकी रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, CO2। अब CO2 क्या होती है, गैस होती है। तो वो अब उससे क्या कर, जब वो पकता है हमारा केक तो वहां से क्या होगा, वो बबल्स के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो केक होता है कैसा हो जाता है, स्पंजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें अंदर से एयर पास होती है, CO2 बाहर निकलती है, तो वो अंदर से पोरस हो जाता है, स्पंजी होता है और केक हमारा अच्छा बनता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर, तो आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर होता है। तो इसमें सोडा के साथ साथ वहां पर एसिड प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और जब दोनों मिक्सअप होते हैं तो यहाँ पर क्या बनती है, लिक्विड CO2 बनता है, जो कि फायर के ऊपर एक कोटिंग का काम करती है। और उसका जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन से वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमारी जो फायर है वो क्या होती है, फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट है आपका 28 का, देखो बी ऑप्शन। यहाँ पर एसिड की रिएक्शन बतानी है आपको, मेटल से बेस से कार्बोनेट। कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है, जैसे मान लीजिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस, तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस। जब हमारा एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है, मान लिया आपका HCl क्या है, एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। कार्बोनेट, तो जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट हो जाता है, CO2 एंड वाटर। आपका 29 क्वेश्चन सेट 2 का है, आपका 30 भी सेम उसी पेपर का है। 30, तो देखो ह्यूमन बीइंग में जीन जो है इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से एंड डिसाइड वेदर द न्यूबॉर्न इंडिविजुअल मेल इन मेल। तो देखो 30 में क्या है आपका, कैसे दिखाना है कि जो हमारा बेबी होता है वो मेल होगा फीमेल। तो हम सभी जानते हैं कि जो फीमेल होते हैं उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, X एंड X, और मेल में X एंड Y, जो कि डिसाइड करते हैं कि बेबी मेल होगा फीमेल। तो मेन जो डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम होते हैं वो मेल के होते हैं। अगर मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो जो भी जाइगोट बनेगा उससे हमारी क्या होगी, आपका फीमेल बेबी होगा। और अगर मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो जो बेबी होगा वह मेल होगा। ठीक, तो आप इसको इस तरह से डायग्राम से शो कर सकते हैं। इसका बी ऑप्शन देखो, सम एनिमल्स रिलाई ऑन इन्वायरमेंटल क्यूज फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग इन एग्जाम्पल। तो देखो इसका एग्जाम्पल ये है, जो आपके कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जैसे टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है, ठीक, तो इनका जो सेक्स डिटरमाइन करता है, जो एग होते हैं, तो उनके जब इंक्यूबेशन होता है एग का, तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो डिसाइड करता है कि जो एग से बाहर आएगा वो मेल होगा या फीमेल। तो ये जो टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है कर उनका सेक्स डिटर्मिनेशन। तो दिस स्टेटमेंट उसी के लिए है कि एनिमल्स रिलाई ऑन एनवायरमेंटल क्यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। मेनली होता क्या है कि अगर इंक्यूबेशन टाइम पर टेम्परेचर लो है तो मेल होगा, और हाई टेम्परेचर पे एग इंक्यूबेट हो रहा है तो जनरली वो फीमेल बनता है।
31 में देखो आपको पूछा गया है, नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। तो डायग्राम आपको बना लेना है। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लंग से प्योर होके, तो ये आता है पल्मोनरी वेन से होकर। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है वेना केवा से हार्ट में। तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में लेके आएगी पल्मोनरी वेन इनटू लेफ्ट आर्टरियम, ठीक। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा लाएगी राइट एट्रियम में, ठीक है। अब इसे बताना है कि स्टेट हाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस चैम्बर इज सेंट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में लाई वेना केवा, फिर उसके बाद ये गया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा जाता है किससे, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो पावर दिख रही है वो किसमें है, माइनस में। तो माइनस में है यानी कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज है। तो कॉनकेव लेंस आपका किसमें यूज होता है, मायोपिया में। तो आप समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का डिफेक्ट है। अब मायोपिया के 2 कॉजेज होते हैं। पहला तो या तो जो हमारी लेंस है आई की उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि दूर का देखने के लिए आई की कन्वर्जिंग पावर कम होनी चाहिए, यानी कि वो रिलैक्स्ड होना चाहिए। तो हमारा लेंस रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है। दूसरा रीज़न है इंक्रीज लेंथ ऑफ आई बॉल। आई बॉल की लेंथ इतनी हो गई है कि जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे ही बन जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 रीज़न हो जाएंगे। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, पावर इक्वल टू होता है 1/f, फोकल लेंथ मीटर में होती है। तो हम पावर की जगह -0.5 रख देंगे, फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी -2 मीटर, ठीक। आपका देखो 33 क्वेश्चन में ये आपको सेट 2 के सॉल्यूशन में दिया है। एक किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम करंट और रेजिस्टेंस से लेकर दें डेफिनेशन कि 1 एम्पियर करंट है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमारा 1 वोल्ट। तो यहाँ पर वो डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पूछा गया है, ना कि किसी रेजिस्टेंस के बीच। तो 2 पॉइंट्स के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस यही लिखेंगे कि 1 जूल वर्क डन फॉर मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो आपका ये 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। सेक्शन डी में देखो आपको दिया है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, The magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move. These lines always begin from north pole of a bar magnet and on the s pole of the bar magnet. अब यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है एक सर्कुलर लूप का जिसमें करंट कैरिंग हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इस तरह से कोई डायग्राम बना देना है जैसे आपका बनाया हुआ है। अब यहाँ पे बताना है, इसमें डायग्राम में आपको करंट शो करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो आपको इस तरह से डायग्राम बना देना है। इसके बाद बताना है नेम द 2 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल डिपेंड। तो यहाँ पे देखो करंट, तो जो हमारी मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला अमाउंट ऑफ करंट और दूसरा आपका नंबर ऑफ लूप्स, ठीक। इसका बी ऑप्शन में पूछा गया है why can't two magnetic field lines cross each other? Draw magnetic field lines showing the direction of magnetic field due to a current carrying long straight solenoid. तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी क्या बताती है, मान लो कोई नॉर्थ पोल है तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। अब अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेंगे तो इसका मतलब 2 डायरेक्शन शो करेंगे, दो फोर्स लग रहा है वहां पर, तो ऐसा पॉसिबल है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पॉइंट पॉइंटर होगा, 2 डायरेक्शन में तो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये आपका पॉइंट गलत है कि कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखानी है करंट कैरिंग सोलेनॉइड का, तो आपको इस तरह से डायग्राम बना देना है। आपको बैटरी कनेक्ट कर देना है, साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर देनी है। अब इससे बताया गया है कि पूछा गया है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की सोलेनॉइड में, तो वो किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ है करंट की उस पर डिपेंड करती है और नंबर ऑफ लूप्स पे, ठीक है। आपका 35 क्वेश्चन में है, देखो नेम द मेथड बाय विच अमीबा एंड लीशमैनिया रिप्रोड्यूस। तो दोनों में ही जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाय
बाइनरी फिशन, लेकिन फिर भी दोनों में एक डिफरेंस है। अमीबा में जो बाइनरी फिशन है वो किसी भी एक्सेस से हो सकता है, उसमें कोई पर्टिकुलर एक्सेस नहीं है, वो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन लीशमानिया का डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, एक टिप पर इसके फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ही क्या होगा, डिवाइड होगा, ताकि दोनों पार्ट में इसके फ्लैजिलम पहुंच जाए। तो इसका जो एक्सेस है डिवीजन का वो डिसाइडेड है, लेकिन अमीबा का डिसाइडेड नहीं है। यही इसमें इन दोनों में क्या है, मेजर डिफरेंस है। बी ऑप्शन है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। अब पेरेंट की कोई भी सेल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होके एक नया पार्ट में, न्यू जनरेशन में बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको मेल गैमेट या फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही दो पेरेंट्स की। में आपको बडिंग दिखाना है तो आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना होगा। एक पेरेंट हाइड्रा है, उसके साइड में बड निकल रही है, तो कुछ आफ्टर समटाइम्स, कुछ दिनों बाद क्या होगा, जो बड हाइड्रा थी उसमें भी टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब उसमें लाइफ की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी सर्वाइव करने के लिए, तो वो डिटैच हो जाता है और न्यू हाइड्रा में चेंज हो जाता है। सी ऑप्शन में बताना है आपको रोज एंड जैस्मिन प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोपेगेशन के 2 मेथड। तो आपका देखो रोज में क्या हो जाएगा, स्टेप कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। जैस्मिन में आपका लेयरिंग एंड स्टेम कटिंग। तो ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन में देखो है कि आपको पार्ट्स दिए हैं फ्लावर के, इनका आपको फंक्शन बताना है। तो पेटल्स का मेन काम क्या होता है, ये कलरफुल होते हैं, ठीक। तो मेनली ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन, और जो आपके फ्लावर के इनर पार्ट्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। सेकंड है एंथर। तो एंथर क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। थर्ड है स्टाइल। तो स्टाइल क्या है, जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका पार्ट है। मेल इसमें क्या होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है, क्योंकि वो स्टिकी होता है, पॉलन ग्रेन्स को स्टाइल के थ्रू होते हुए कहाँ जाते हैं, वो ओवरी में। तो स्टाइल एक कनेक्टिंग ट्यूब है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। आपका ओवरी ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो ओवरी में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल होता है, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट बनेगा। तो ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूल, यानी कि फीमेल गैमेट्स का। बी ऑप्शन में पूछा गया है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल। तो आपका ये कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, ये हो जाते हैं, ठीक। बाइसेक्सुअल का आपका मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया। पार्ट पूछा गया है कि मेंशन द चेंजेस व्हिच अ फ्लावर अंडरगोज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देखो फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट क्या करेगा, रिपीट करेगा डिवीजन को, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद ये अपने चारों तरफ एक क्या होता है, हार्ड कवरिंग को बनाता है, जो कि आपने देखा होगा सीड के ऊपर आपने सीड कोट देखा होगा। तो जो फर्टिलाइज्ड आपका जाइगोट है वो क्या बनाएगा, सीड्स, ठीक। और जो ओवरी होती है वो ग्रो करके क्या बना देती है, फ्रूट पल्प, जिसके अंदर सीड्स प्रोटेक्टेड होते हैं। और जो आपके पेटल्स हैं, स्टेमन, एंथर्स हो गए, कार्पेल्स हो गए, स्टाइल्स हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ड्राई होकर फॉल ऑफ हो जाती है। 36 क्वेश्चन आपका सेट 2 का है। आपका सेक्शन ई आपका पूरा ही ये आपका सेट 2 का है, तो ये आप सेट 2 का सॉल्यूशन जाकर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आपको अदर सेट्स के सॉल्यूशन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले जो मैथ्स के भी सॉल्यूशंस होंगे आपके, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के, तो सारे सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास जैसे ही सॉल्यूशन अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर एग्जाम्स।